गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके थर्ड चैप्टर जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाला चैप्टर चल रहा था उसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके बेसिक्स बता चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके उदय के कारण और उसकी अवधारणा ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ये करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो इसमें देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा मैंने स्टार बनाए हुए हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं उसकी परिभाषा और अर्थ के संदर्भ में, और फिर नीचे के 3 स्टार में जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये डायरेक्टली हैं आपको आंसर लिखने में हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कल्याण का क्या मतलब होता है। कल्याण का मतलब होता है व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक हितों की वृद्धि करना। कल्याणकारी राज्य की बुनियादी धारणा क्या होती है? कल्याणकारी राज्य की बुनियादी धारणा सामाजिक न्याय की भावना है। सामाजिक न्याय की भावना का मतलब होता है ये राज्य मानता है कि वास्तव में व्यक्ति की निर्धनता और संकट का कारण सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, ना कि वो खुद। यानी कि इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी सभी प्रकृति ने जब हमें पैदा किया तो सभी को समान संसाधन प्रदान किए थे, लेकिन कुछ लोग जो शक्तिशाली थे या उनकी सामाजिक परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने ज़्यादा रिसोर्सेज का, ज़्यादा संसाधनों का संग्रहण कर लिया और इसीलिए बाकी लोगों के पास संसाधन कम है, ये माना जाता है। इसीलिए ये राज्य मानता है कि अगर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों में सुधार कर दिया जाए, उसकी सहायता की जाए, तो वो मतलब उसे सारी सुविधाएं न्यूनतम जीवन के लिए जो चाहिए होती है वो मिल सकती हैं, और ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इन परिस्थितियों को सुधारे। तो ये दो इसके कॉन्सेप्ट हैं। पहला, कल्याण का मतलब आर्थिक और सामाजिक हितों की वृद्धि करना होता है, और इसकी बुनियादी धारणा सामाजिक न्याय की धारणा होती है। फिर आपकी जो बुक है उसमें बहुत अलग अलग दिए हुए हैं, इसकी परिभाषाएं कई तरह से लिखी हुई हैं, कुछ कोट्स भी दिए हुए हैं। तो मैंने उनको कंसाइज करके ये 4-5 पॉइंट बनाए हैं। आपसे छोटा 50 वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ बताइए या उसे परिभाषित कीजिए या उसकी विवेचना कीजिए, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य होते हैं, यानी कि जहाँ पर जनता का शासन होगा वही लोक कल्याणकारी राज्य होगा, क्योंकि उसी को जो लोकतंत्र में, क्योंकि जनता अपनी सरकार को चुनती है, इसीलिए उन्हीं को चिंता करनी होती है, इसीलिए वो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो लोकतांत्रिक राज्य होता है। ये राज्य वैयक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वैयक्तिक से यहाँ मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और में अंतर होता है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। वैयक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है, सबके लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, मतलब सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, रिसोर्सेज को तक पहुंच बनाने के लिए सभी को एक जैसे अवसर मिलने चाहिए। आर्थिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। ये जो राज्य होते हैं ये अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं ताकि गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा सकें। सामाजिक सेवा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, यानी कि गरीब और वंचित तबके के लिए सेवा भी प्रदान करता है, और उसके साथ साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा यानी कि गरीबी, बेरोजगारी और बुढ़ापे की जो स्थितियां होती हैं उसमें उन्हें सहायता भी देता है। तो ये इसका अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य के लक्षण। कल्याणकारी राज्य के लक्षण में देखिए पहला पॉइंट है लोकतंत्रीय शासन। लोकतंत्रीय शासन यानी कि ये व्यक्तिक स्वतंत्रता और जन अधिकारों का सम्मान करता है। व्यक्तिक स्वतंत्रता और जन अधिकारों का सम्मान करता है। दूसरा है सामाजिक न्याय की भावना। मैं बता चुकी हूँ आपको, आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी कि अमीरों पर अधिक टैक्स लगाते हैं ताकि गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। सामाजिक सुरक्षा जो गरीबी, बीमारी और बुढ़ापे में सहायता करती है, सबको काम का समान अवसर प्रदान करते हैं, निर्बल और कमज़ोर वर्गों की सहायता की जाती है, इस तरह की भी ये जो कल्याणकारी राज्य होते हैं वो कार्य करते हैं। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, मतलब एक व्यक्ति को रहने, खाने और जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम चीज़ें चाहिए वो तो ये राज्य प्रदान करेगा ही करेगा, ये इसकी गारंटी प्रदान करता है। पांचवा, ये समाज सेवी राज्य होता है, यानी कि ऐसा राज्य होता है जो लोगों के कल्याण के लिए सेवा के कार्य में भी रत रहता है, जैसे शिक्षा प्रदान करना, निर्धनता को दूर करने के लिए कार्य करना, श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना, सड़कें, पार्क, सारी चीज़ें जो देखते हैं हम, ये सब सेवा का कार्य भी करता है। आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था,
उत्पादन और वितरण की व्यवस्था पर ये राज्य नियंत्रण रखता है, यानी कि एक हद से ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए और गरीब लोगों के लिए जो सामान है वो सस्ते में उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए ये आर्थिक नियंत्रण को भी बनाए रखते हैं। ये व्यक्तिवाद और समाजवाद का मध्यम वर्ग है। व्यक्तिवाद मतलब वो एक्सट्रीम हस्तक्षेपवादी राज्य जो हम पढ़ चुके हैं वैसा वाला राज्य होता है जो ये मानता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का दखल दिया ही नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करता रहे। और समाजवाद जो है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नियंत्रण की सब कुछ राज्य ही करेगा। ये दोनों के बीच का मध्यम वर्ग है, ना तो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता में विश्वास करता है और ना ही बहुत ज़्यादा नियंत्रण में, बीच का मार्ग ये अपनाते हैं। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि ये विचार ये मानता है कि अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हो तो उससे सारी कड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब अगर एक देश बहुत ज़्यादा निर्धन है तो उससे बाकी देशों की समृद्धि पर भी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर काम करते हैं। तो ये कल्याणकारी राज्य के लक्षण है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। देखिए ये मैंने बहुत सिर्फ पॉइंट्स में लिखे हैं, क्योंकि आपके बुक में भी ये पॉइंट्स में लिखे हुए हैं और इतने छोटे लिखे हुए हैं कि हर एक के आगे सिर्फ 1 या 1.5 लाइन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समझाने जैसा या बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने जैसा मुझे कुछ लगा नहीं। आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके कार्यों में जैसे समाज सुधार के कार्य करते हैं तो इन्होंने खुद ही लिख रखा है कि कल्याणकारी राज्य मद निषेध, बाल विवाह की रोकथाम, छुआछूत, जाति प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की कोशिश करता है। यही 1 लाइन लिखी हुई है, इससे शॉर्ट मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए आप बुक में पढ़ेंगे 1-1 लाइन आपको समझ में आती जाएगी। काफ़ी सारे काम दे रखे हैं, मैंने फिर भी 2 कट कर दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे श्रम का नियमन करते हैं, कृषि उद्योग और व्यापार का नियमन करता है, असहाय स्थितियों में सहायता करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, नैतिक उन्नति के साधनों का विकास करता है, स्वास्थ्य रक्षा करता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और परिवार नियोजन संबंधी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक विस्तार कीजिए, आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, तो आपको उसमें ये लिखने में हेल्प मिलेगा। या 200 वर्ड्स में ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की किन संदर्भों में आलोचना की जाती है। तो पहली आलोचना की जाती है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। ये तर्क ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है बहुत सारे कार्य केवल राज्य के नियंत्रण और तत्वाधान में करता है, मतलब केवल राज्य ही उन कार्यों को करेगा। इससे क्या होता है कि राज्य के जो कर्मचारी होते हैं उनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और इससे बाकी जो व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। तो आलोचक ये मानते हैं कि ये जो समानता स्थापित करने के लिए धनी वर्ग से धन ले लेता है और गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो ये एक तरीके की बाध्यकारक शक्ति है। वो तो मानी जाएगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना कमाया हुआ धन राज्य को देना नहीं चाहता, इसीलिए ये इस तरह के कठिन कानून और वो बनाए जाते हैं टैक्स को लेकर के और उसको कि उनसे धन लिया जा सके। तीसरा इसका आलोचना, जो कि इसकी सबसे स्पेसिफिक आलोचना है और काफ़ी हद तक सही भी है, नौकरशाही का विकास। इस राज्य में क्योंकि ये राज्य ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम करता है, हरी क्षेत्र में काम करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है सरकार के कार्य और दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि के कारण प्रशासन का ढांचा बहुत ज़्यादा विस्तृत होता जाता है और जो राज्य के कर्मचारी होते हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति केंद्रित हो जाती है, तो इससे नौकरशाही का विकास होता है। नौकरशाही का विकास आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, उसके साथ बहुत सारी अपने आप में कमियां जुड़ी होती हैं, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और जन विमुखता, ये सारी प्रवृत्तियां अपने आप प्रशासन में आती चली जाती हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा का भाव। प्रेरणा का भाव का मतलब हुआ कि ये राज्य व्यक्तियों की इतनी ज़्यादा सहायता करता है कि बहुत सारे लोग तो निकम्मे हो जाते हैं, कुछ काम ही नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि हम बैठे रहेंगे तो भी हमारे लिए खाना पीना, हमारे लिए एजुकेशन, हमारे लिए स्वास्थ्य, हमारे लिए सारी सुविधाएं जो है वो सरकार दे रही है, तो वो बहुत ज़्यादा कमाने और बहुत ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते। इससे लोगों की प्रेरणा शक्ति कम हो जाती है। 5वां है समग्रवादी शासन का भय।
समग्रवादी राज्य कौन सा होता है? जो कि सभी कुछ खुद ही करना चाहता है। तो इससे राज्य सर्वत्र की सत्ता फैल जाती है, राज्य सर्वत्र की भावना आ जाती है, मतलब हर कार्य राज्य ही करेगा, ऐसा। तो एक तरीके का ये समग्रवादी शासन बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्रशासन है या जो कार्यपालिका है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति केंद्रित हो जाती है। और अगर हम लोकतंत्र के बैलेंस को देखें तो तीनों जो पाए हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के पास में समान शक्तियां होनी चाहिए, तभी वो लोकतंत्र सही ढंग से फलता फूलता है। अगर किसी भी एक पक्ष के पास ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियां हो जाए तो वो हमेशा हानिकारक होती हैं। और ये समग्रवादी शासन जो होता है इसमें हमेशा कार्यपालिका के पास बहुत ज़्यादा शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है, क्योंकि वही बेसिकली सारे काम कर रहे होते हैं। फिर ये खर्चीला शासन होता है। खर्चीला शासन ये किस संदर्भ में होता है कि ये बहुत ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, बड़े स्तर पर चलाई जाती हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए तो वो ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो इससे लागत बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है। इसका अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं तो जैसे पेट्रोल के दामों को अभी जो सबसे रीसेंट आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड जो ऑयल है उसके दाम ऐतिहासिक रूप से सबसे निम्न स्तर पर हैं, और भारत में पेट्रोल के दाम ऐतिहासिक रूप में सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। मतलब जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा सस्ती ले रहे हैं इस समय, उसको हम सबसे ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि जो पैसा है बीच का जो बन रहा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने लॉकडाउन लगा दिया, आर्थिक गतिविधियां बहुत सीमित हो गई, पैसा बहुत कम आने लगा सरकार के पास। तो अब सरकार कहीं से तो पैसा लाएगी, क्योंकि वो मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं और बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई हमने शुरू कर रखी हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है इसका कि ये शासन बहुत खर्चीला होता है। 7वां है, इससे उत्पादन में कमी हो जाती है। इससे देखिए जो अमीर लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, या जो जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उस पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है इस तरह के स्ट्रक्चर में। जैसे इंडिया में भी है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको 10% देना है, अगर आपकी 10 लाख है तो आपको 10% देना है, अगर आपकी 40 लाख से ऊपर आ गई तो आप 20% देंगे, 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। तो जितना ज़्यादा आप कमाते जाएंगे उतना हाई लेवल का टैक्स हम आप पर लगाते जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहते, कि जब हमें अपने पैसा, हम इतनी मेहनत से पैसा कमाएं और सरकार सारा ले लेगी तो हम क्यों कमाएं। तो इससे उत्पादन में भी कमी आती है, लागत में कमी आती है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचनाएं हैं, इन्हें आप ढंग से तैयार कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन तैयार किया जाएगा उसमें आलोचनात्मक विवरण के साथ लिखिए, ये ज़रूर आएगा, या फिर 200 वर्ड्स में इसको अलग से पूछा जा सकता है। तो ये आज हमारा सेकंड पार्ट इसका कवर होता है। थर्ड पार्ट में आपको नेक्स्ट कराऊंगी। थैंक यू।